Dear students, welcome to our YouTube channel Biology by Deepak Nain. Which of the following is plant hormones? प्लांट हार्मोन कौन सा है? अब इंसुलिन के बारे में हम पढ़ लिया, ये किससे सिक्रीट होता है? पेनक्रियाज से। उसके बाद थायरोक्सिन किससे सिक्रीट होता है? सिंपली थायरॉइड ग्लैंड से। साइटोकाइनिन है, ये आपका प्लांट हार्मोन्स है, हालांकि आंसर यही है। एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रीट होता है? हमारा ओवरी से। तो ये तीनों क्या है? एनिमल हार्मोन्स है, एनिमल हॉर्मोन्स। तो ये नहीं कि आपने डायरेक्ट आंसर देखा और रट लिया और पढ़ लिए बस, ये अदर भी याद रखा करो, थोड़ा सा चेंज हो के यदि आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो उसके आगे। उसके बाद गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, उसको क्या बोलते हैं? सिंपली साइनप्स बोलते हैं। रटा रटाया आप है वैसे। डेंड्राइट्स क्या है? एक रिसेप्टर का काम करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। एक्सोन क्या है? ये सिग्नल्स को आगे दूसरी न्यूरॉन की तरफ भेजते हैं। इम्पल्स क्या है? सिग्नल्स को ही बोला जाता है सिग्नल्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में जब सिग्नल्स होते हैं उनको इम्पल्स बोलते हैं। ब्रेन का कौन सा ब्रेन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? थिंकिंग के लिए भी है, रेगुलेट हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है मेडुला ओब्लोंगेटा, ओब्लोंगाटा। इसके जगह बैलेंसिंग ऑफ ऑर्गन हमने देखा था, क्या है? सेरिबेलम। सेरिबेलम थिंकिंग में कौन सा पार्ट करता है? सेरिब्रम करता है, सेरिब्रम, ये सेरिबेलम है। तो ओ वो करेगा यहाँ पे ब्रेन। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा डिटेल है वो याद रखते हुए चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, और इसमें आपसे सिंपली पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ रिसेप्टर? रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? सिंपली रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिसेप्टर्स दीज कोलेक्ट इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशन को आप स्टिमुली, कुछ टेक्निकल वर्ड आपको याद रहते हैं ना, कुछ भारी भरकम वर्ड याद रहते हैं, वो भी आप आंसर देते टाइम यूज करो जितना हो सके आपसे, क्योंकि ये वर्ड आपके देखने से जो आपका एग्जामिनर है वो अच्छे से क्या करता है, सिंपली आइडिया लगा लेता है कि बच्चा पढ़ने वाला है। तो स्टिमुली को वो कलेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारे बाहर से जो भी एनवायरनमेंट से जो सिग्नल है ना वो अच्छे से क्या कर लेते हैं, वो रिसीव कर लेते हैं और उसको क्या भेज देते हैं फिर? देन कन्वर्ट दीज स्टिमुली इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोल सकते हो। और सिग्नल्स को फिर किस पे भेज दिया जाता है? ट्रांसफर्ड टू ब्रेन, ब्रेन के पास उनको भेज दिया जाता है। उसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ, थिंक ऑफ ए सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली। तो यदि हमारे पास यदि कोई रिसेप्टर ढंग से काम ना करे तो क्या होएगा? तो आपने लिखना है इफ रिसेप्टर्स डोंट वर्क प्रॉपरली, यदि हमको अच्छे से ये काम करके ना दें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इंफॉर्मेशंस आर नॉट सेंस्ड बाय आवर बॉडी, जो इंफॉर्मेशन है हमारी बॉडी सेंस ही नहीं कर सकती, सो ब्रेन विल बी अनअवेयर ऑफ स्टिमुली। स्टिमुलस के प्रति क्या है? अनअवेयर है, उसको पता ही नहीं है बाहर ठंडा है गर्म है, या फिर बाहर से कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं है, उसको कुछ नहीं पता। और कुछ नहीं पता तो जाहिर सी बात है क्या होएगा फिर? नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स विल बी जनरेटेड बाय बॉडी, बॉडी के द्वारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ पाएगा। उस केस में ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। और कई रीजन हो सकते हैं इनके, जैसे पैरालिसिस वगैरह होती है, उसमें क्या है, उस पार्ट की जो न्यूरॉन्स हैं वो खत्म, वरना पूरा ऑर्गन सही होता है। कई बार तो मैक्सिमम चांस में ऑर्गन सारा सही है, लेकिन कई बार सेंसरी ऑर्गन्स वो काम नहीं करते हैं, और वो पार्ट कई बार केसेज में तो वो खराब होना शुरू हो जाता है, लेकिन कई बार नॉर्मल रहेगा, लेकिन आपको पता ही नहीं लगेगा कि वहाँ पे क्या है। वहाँ पे स्विच बोगे तो आपको ब्लड वगैरह हो सकता है आना शुरू हो जाए, गर्म लगेगा, जल सकता है, पता लगेगा ही नहीं। ठंडे गर्म का कोई एहसास ही नहीं होता। तो वो केसेज काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि दर्द के एहसास से हमको पता लगता है कोई प्रॉब्लम है, वरना कोई भी हमको सुई चुभोता रहे हमको पता ही नहीं लगे कि क्या दर्द है। दर्द जब होता है तभी हम उस पार्ट की केयरिंग करते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक है वो चीज़, और उसी के प्रति फिर हम सीरियस होकर उसको क्योर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दर्द होना भी सही चीज़ होती है। कभी ये सोचो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, दर्द ही ना हो, टीचर कितना ही पीटता रहे पता ही ना लगे कुछ, तो वो भी
नहीं। अच्छा, तो व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज, ये प्रॉब्लम मैंने बता दी हैं। एग्जाम्पल, यदि आप कोई भी सिचुएशंस, एग्जाम्पल्स में पैरालिसिस का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, उस केस में भी आपके पार्ट्स को पता नहीं लगता। इसके अलावा जो भी कई बार जो सर्जरी के टाइम पे कुछ एनेस्थीसिया वगैरह दिए जाते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं जिससे उस पार्ट की जो स्प्रे वगैरह भी आते हैं, सिंपली स्प्रे करते हैं और वहाँ पे सेल्स है ना वो इनएक्टिव हो जाती है, न्यूरॉन्स इनएक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से सिग्नल्स का पता नहीं लगता। तो कुछ एग्जांपल देना चाहो तो आप दे सकते हो। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन कर चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, और डायग्राम और एक्टिविटी वाले पार्ट में भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं फंक्शंस को, डायरेक्शंस कैसे कैसे प्ले होती है, मतलब एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ कैसे सिग्नल बढ़ते हैं। हाउ डज द फोटोट्रोपिज्म आकर इन प्लांट्स, फोटोट्रोपिज्म की डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इसके अलावा और क्या लिखना पड़ सकता है फोटोट्रोपिज्म में, सिंपली जब भी ट्रोपिज्म का जिक्र आए ना, ऑक्सीजन के बगैर तो आप उसके बारे में लिख ही नहीं सकते। तो ऑक्सीजन क्या होता है, वो एक्यूमुलेटेड, अब आ गया ना बारी बार कन्वर्ट, या फिर स्टोर्ड भी लिख सकते हो, एक्यूमुलेटेड इन अ डार्कर साइड ऑफ स्टेम या प्लांट। रूट में तो नहीं होता, जाहिर सी बात है, ब्रांचेज में हो सकता है, स्टेम या ब्रांचेज में। क्या होएगा, मान लो हमारा प्लांट इस तरीके से था और इसके जो भी पत्ते वगैरह हैं, जब लाइट आनी शुरू हुई ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हैं, जहाँ से इसको मोड़ना है ना वहाँ पे ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएगा। कहाँ पे, सिंपली हम बात कर सकते हैं डार्कर साइड ऑफ स्टेम और टू स्टिमुली, स्टिमुली मतलब लाइट, लाइट से जो भी अपोजिट साइड है ना वहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है वो इकट्ठा होएगा। और ऑक्सीजन क्या करवाता है, ऑक्सीजन स्टार्ट्स ग्रोथ इन डार्कर साइड, डार्कर साइड में ग्रो कराना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे सेल इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। अब सेल यहाँ पे इकट्ठी होंगी, यहाँ पे कम है, तो जाहिर सी बात है क्या होएगा, हमारा पार्ट है प्लांट पार्ट वो मुड़ना शुरू हो जाएगा। ड्यू टू growth of cells in darker region our plant, या फिर सिंपली प्लांट स्टेम या ब्रांच स्टार्ट्स बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ है वो बेंड होनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें आप दो तो मतलब डायग्राम से भी दे सकते हो एग्जांपल को समझाने के लिए। एक बार सीधा प्लांट दिखा दो, उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डॉट से लगा के ऑक्सीजन दिखा दो, या फिर ऑक्सीजन की एक प्रकार से एक्यूमुलेशन, और अगले वाले पार्ट में आप उसको बेंड किया हुआ, फिर अगले डायग्राम में बेंड किया हुआ दिखा सकते हो। 3 नंबर में डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हो, 2 नंबर में केवल डेफिनेशन और लिख सकते हो इसके बारे में। और क्या था हमारा क्वेश्चन, विच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी होती है तो ब्रेन तो सारे के सारे सिग्नल पूरी बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ही कंट्रोल करता है। और स्पाइनल कॉर्ड तो क्या है, एक ऐसी मेन लाइन है, जैसे हमारे शहर में या फिर गांव में जो लाइट आती है वो किसी एक मेन लाइन से आती है, और उस मेन लाइन में फॉल्ट आ जाए ना कहीं, तो क्या होएगा, पूरे के पूरे शहर की जो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी है वो खत्म हो जाए, या फिर पूरे गाँव की। और ऐसे ही यदि मान लो गांव में आने से पहले फिर वो लाइन है मेन लाइन वो डिवाइड कर दी जाती है अलग अलग मोहल्ले के हिसाब से, अब वहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह है, मान लो एक जगह का ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी आ जाती है तो उस साइड की जो लाइट है वो नहीं आएगी, बाकी हो सकता है दूसरी साइड में लाइट हो, तो लोग क्या करते हैं फिर अपनी लाइट है वो बड़ी चेंज करते हैं दूसरी साइड में। गाँव में ज़्यादातर होता है, शहरों में हालांकि अभी तो एक फिक्स लाइन है, मीटर वगैरह लगने शुरू हो गए हैं तो चांसेस नहीं है। क्या होता है वैसे सिग्नल्स ऐसे इस तरीके से डिपेंड करता है किस जगह पे इंजरी है। ऐसे स्पाइनल कॉर्ड की बात है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी में देखते हैं हम नेक रीजन से शुरू होकर जाती है और बिल्कुल पीठ तक, बैक लोअर रीजन तक रहती है। अब किस जगह पे मान लो नेक रीजन में आ गई स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी, तो नेक से नीचे वाला जो पार्ट है वो डैमेज ही मानो आप, पूरा का पूरा पार्ट से ना कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है ना कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो ऐसे केस में ब्रेन डेड इंसान को बोल दिया जाता है कि ब्रेन काम कर रहा है, उसका सिग्नल नहीं आ जा रहे उसके पास। तो ऐसे केस में उसके ऑर्गन वगैरह वो डोनेट कर दिए जाते हैं, और ऑर्गन डोनेशन होने के बाद फिर वो इंसान की बॉडी भी डेड मान ली जाती है, क्योंकि जब ऑर्गन से मतलब मान लो ऑर्गन डोनेट हो चुके हैं सारे के सारे, तो बॉडी की फंक्शनिंग है वो रुक जाएगी,
जो लंग्स वगैरह काम करना बंद कर देंगे, इस वजह से वो इंसान वैसे भी मरा ही हुआ है। वैसे तो ब्रेन डेड, बहुत कोमा में जिसको हम बोल देते हैं चला गया, तो कोमा में से वापस लौटने के चांसेस बिल्कुल नए के बराबर होते हैं। कई बार चमत्कार हो जाते हैं, भगवान कई बार चांसेस दे देते हैं लोगों को दोबारा जीने का, तो वो अलग केस है। मैक्सिमम केस में वेट किया जाता है, कई कई साल भी वेट कर लेते हैं लोग कि भाई 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो कई बार लगता है भाई चांसेस, पूरी उम्मीदें जब साथ छोड़ना शुरू कर देती है, तो उस केस में फिर उसके ऑर्गन डोनेट कर दिए जाते हैं। क्योंकि ऑर्गन तो काम कर रहे हैं, सारी बॉडी सही है, लेकिन सिग्नल ही ब्रेन के पास नहीं पहुंच रहे, तो ब्रेन किस चीज़ को कंट्रोल करेगा। तो उस केस में जैसे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से सिग्नल्स डिसरप्ट हो जाते हैं, हमारे सिग्नल से नहीं पहुंच पाते, सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन काम ही नहीं कर पाती। अब उसके बाद मान लो किसी चेस्ट रीजन के साइड में या फिर एब्डोमिन रीजन में है, मान लो एब्डोमिन रीजन में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, तो एब्डोमिन रीजन के अंदर जो सिग्नल ब्रेन के पास जाने थे, वो सिग्नल मान लो अपनी लेग्स के सिग्नल है, कईयों की लेग काम नहीं करती है। पैरालिसिस के केस में भी ऐसा ही होता है, कोई पार्ट है, जैसे मान लो एक साइड का हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है, किसी की एक टांग में पैरालिसिस आ जाती है, तो इस तरीके से मतलब डिपेंड करता है किस पार्ट में इंजरी आ जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे इंजरी आ गई, तो मान लो इस नीचे वाला पार्ट है, हो सकता है हाथ वगैरह काम करते रहे ढंग से, हो सकता है इस साइड में मान लो इंजरी आ गई तो हाथ भी ना काम कर पाए। तो डिपेंड करता है कितनी नर्व्स को डैमेज हुआ है। हो सकता है हाथ वाली नर्व्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, बाकी नर्व्स सही हैं। तो पर्टिकुलर जगह पे डिपेंड करता है कि कितने सिग्नल डिसरप्ट होंगे ना, उसी बेस पे स्पाइनल कॉर्ड का जो इफेक्ट है बॉडी में वो देखा जाएगा इसकी इंजरी का। और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के बारे में आप जब भी बताते हो तो सिंपली यही बताना पड़ेगा आपके, द इफेक्ट ऑफ इंजरी या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डिपेंड ऑन इट्स लोकेशन, किस साइड ये, तो वहां पे आप एग्जांपल अपने हिसाब से भी दे सकते हो। और सिंपली थोड़ी एक साइंटिफिक बात पहले लिख लो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डिसरप्ट the signals of sensory and motor neurons। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के सिग्नल्स है ना, वो डिसरप्ट हो जाते हैं, ड्यू टू विच ब्रेन इज, वही बातें हैं जो अभी हमने डिस्कस की थी, ब्रेन इज अनअवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग या फिर जो भी स्टिमुली है उनके प्रति वो अनअवेयर होता है। अनअवेयर होएगा तो वहां से सिग्नल्स आ ही नहीं रहे, तो क्या है फिर वो नो रिस्पॉन्स विल बी जनरेटेड, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं बनेगा। और इस केस में आपको क्या देखने को मिल सकता है, वो पार्टिकुलर पार्ट है ना, हम बोल सकते हैं, आगे लिखना चाहो तो ड्यू टू विच दैट particular part undergo paralysis। ठीक है, उस भाग में मतलब मान सकते हो हम आगे लकवा वगैरह है या फिर वो भाग काम करना ही बंद कर देता है, एक्शंस नहीं परफॉर्म करेगा। हालांकि उसके अंदर सेल्स वगैरह वो लिविंग जरूर हो सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, वहाँ पे सेल्स हैं, उनके पास न्यूट्रिशन आ रहा है, सारा कुछ है, लेकिन जाहिर सी बात है वहाँ पे फिर सिग्नल्स आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ऐसा ही लगभग इसका आंसर रहेगा आपका, और आप अपने हिसाब से जैसे मैंने एग्जांपल दिए कहाँ पे इंजरी है तो मॉडिफाई कर सकते हो। तो एग्जामिनर ये रटे रटाए आंसर कभी नहीं पढ़ता, आपके वे बुक में से वो बुक लेके बैठता है, ठीक है, और उसके बाद आपके आंसर्स हैं वो चेक करेगा, मिला के इज की जगह इज लिखा होना चाहिए, आर की जगह ये आगे पीछे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़े ही सोचे समझे तरीके से आपके एग्जाम है वो पेपर्स हैं वो चेक किए जाते हैं। तो अपने जो क्रिएटिविटी है उस पर भी आप गौर करो, ये नहीं है कि रटाई चीज़ें हैं बस हेल्प बुक से रट लिया और छपा पाए उस ऐसा, क्रिएटिविटी जरूर डाला करो अपने तरीके से। और एक जगह की दी हुई क्रिएटिविटी ना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स या फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के नंबर है सिक्योर कर देती है। एग्जामिनर को लग जाता है कि आपका अच्छे से मतलब क्रिएटिविटी या कॉन्सेप्चुअलिटी आपकी अच्छे से क्लियर है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं और कर लेते हैं। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशंस अकर इन
प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, सिंपली यहाँ पे जो जिक्र किया हुआ है ना, कहाँ जाएगा भाई, सॉल्व तो तेरे को करके ही मानेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर प्लांट्स कैसे होता है, फाइटो हार्मोन्स का जिक्र करना है। फाइटो हार्मोन्स आया था ना क्वेश्चन अभी, फाइटो हार्मोन्स की डिटेल समझा दो कैसे कैसे होता है उसमें। केमिकल्स सिंपली हार्मोन्स का डिटेल करना है आपने। व्हाट इज द नीड ऑफ सिस्टम्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की क्या जरूरत है, टू परफॉर्म बॉडी एक्टिविटीज इन ऑर्डर्ड वे। बॉडी एक्टिविटी को ऑर्डर वे में रखने के लिए कंट्रोल की जरूरत है। टू गिव रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टिमुली, अलग अलग टाइप के जो स्टिमुलीज हैं उनके प्रति क्या करने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए। तो मेनली तो ये ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा हुआ है। डिटेल में आ जाए तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को डिटेल में ही आप एक्सप्लेन कर दो, प्लांट में कैसे है, एनिमल में कैसे है, हार्मोन्स कैसे रोल प्ले करते हैं। तो इसमें व्हाट इज द नीड, इसने नीड से रिलेटेड पूछा हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंस आपसे पूछी हुई है। और इंपॉर्टेंस में हालांकि ये दो बातें ही हेल्पफुल हैं, और भी हो सकती हैं, देखो अपने तरीके से, यदि आप कहीं ना कहीं और कोई अच्छा पॉइंट मिलता है। वैसे तो बॉडी की एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए, जैसे लाइफ प्रोसेसेस हमने पढ़ी थी, उनको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा हमारी बॉडी एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे अपने आप को चेंज करती है, कैसे कैसे रिस्पॉन्स देती है, उसके लिए बड़ा जरूरी है। उसके बाद हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट। अब यहाँ पे भी डिफरेंस आपसे पूछा हुआ है, किससे बारे में, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स होती दोनों ही क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन भी एक टाइप से इनवॉलेंट्री होती है। तो इनवॉलेंट्री का तो आप डिफरेंस यहाँ पे नहीं दे सकते, और डिफरेंस से रिलेटेड मैंने बताया था जब भी ऐसा आ जाए तो इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स भी इनवॉलेंट्री ही है, लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शंस मेनली हमारी हाइंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है, जबकि ये किसके द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या करती हैं, मेनली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करती हैं। फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन भी आप लिख सकते हो, इंटरनल ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करती है। जबकि ये क्या करती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन इमरजेंसी कंडीशंस में, इमरजेंसी कंडीशंस में ही परफॉर्म होती हैं, इमरजेंसी कंडीशंस में परफॉर्म होती है, नॉर्मल कंडीशंस में भी काम करती रहती हैं। और एक बात वहां पे भी है, यहाँ भी हालांकि आ चुका है, देयर इज नो डायरेक्ट रोल इन द रिफ्लेक्स एक्शन, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट रोल होगा किसका, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस का एक टाइप है या फिर एक सिंपल एक पार्ट है रिफ्लेक्स एक्शन, लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शंस में काफी सारी और भी एक्शंस आ जाती हैं, किसके द्वारा कंट्रोल होती है। इसके अलावा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी हम बोल सकते हैं, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो ऐसे आप दो डिफरेंस है वो बता सकते हो। इसके अलावा सडन हो जाती हैं ये रिएक्शंस है ना, सडन होती हैं, ये भी लिख सकते हो। इनको थोड़ा सा टाइम लगता है विद कंपैरिजन टू रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस केस में आप ऐसे कुछ अपने हिसाब से पॉइंट एक दो और कर सकते हो। नेक्स्ट बचे हुए दो क्वेश्चन हैं और कर लेते हैं, और दोनों में आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कंपैरिजन, कंपेयर आ गया ना, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, तुलना करनी है हमने। और तुलना जाहिर सी बात है टेबल बना के ही कर सकते हो, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जब डिस्कस कर रहे थे स्पेशली कौन सा फर्स्ट पार्ट, उसमें लास्ट में बोला भी था जिस क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, हार्मोनल एंड नर्वस कंट्रोल से रिलेटेड डिफरेंस बताओ। हार्मोनल कंट्रोल एंड नर्वस कंट्रोल दोनों एक जैसे लिख दिए गए मैंने, तो यहाँ पे एक जगह हम हार्मोनल लिख सकते हैं, हार्मोनल कंट्रोल। तो नर्वस कंट्रोल की बात यदि हम करें तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सिंपली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा, या फिर हमारी जो ब्रेन है और स्पाइनल कोड है उनके द्वारा। हार्मोन है वो एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो लिख सकते हैं हम कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स इन आवर नर्वस सिस्टम। और बताना चाहो तो आपके नाम लिख सकते हो, यहाँ पे किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, कंट्रोल्ड
by hormones secreted by endocrine glands. There is no role of blood in transmission of signals. यहाँ पे सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में ब्लड का कोई रोल नहीं है. यहाँ पे ब्लड ट्रांसपोर्ट hormones from endocrine glands to target organs. टारगेट ऑर्गन्स में सिग्नल्स को भेजता है कौन? ब्लड. ब्लड का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है. ये जो कंट्रोल होता है ये है फास्ट है. सिग्नल्स की जो स्पीड है ना, स्पीड ऑफ सिग्नल इज फास्ट. इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से चलते हैं सिग्नल हमारी बॉडी में. इनका स्पीड तो ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है, तो हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ सिग्नल्स इज स्लो. इसके अलावा जो नर्वस है ये पार्टिकुलर सेल या फिर टिश्यू को ही कंट्रोल करता है, पार्टिकुलर जगह को, और ये क्या करता है? ग्रुप में कंट्रोल करता है. तो दिस मैकेनिज्म कंट्रोल ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू, क्योंकि डिफ्यूजन पे बेस्ड होता है. ये डिफ्यूज हो जाता है आसपास की जगह, जितनी भी जगह मिलेगी ना डिफ्यूज हो जाएगा और वहां पे सिग्नल से रिस्पॉन्स बनाएगा. लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलर होता है, मस्कुलर. जैसे हमने पढ़ा था पिछले पार्ट के अंदर, पार्ट थर्ड में, कि एक जगह पे जो नर्व सिग्नल आते हैं वो एक पार्टिकुलर मसल्स के साथ जुड़े होते हैं और वहीं से क्या है सिग्नल्स हैं वो अराइज होते हैं. जो भी काम है वो करवाना होता है. ये तो काफ़ी स्पेसिफिक होता है. लोकेशन या फिर साइट स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं. ये साइट स्पेसिफिक है. और ये क्या है? ये ग्रुप में मतलब डिफ्यूजन से आसपास की जगह पे फैल के काम करता है. तो इस तरीके से आप जो डिफरेंस है वो लिख सकते हो. हालांकि 4 मैंने लिखवा दिए हैं, बाकी आपको और कहीं से मिलता है तो आप वो भी लिख सकते हो. उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच द मूवमेंट टेक प्लेस इन द सेंसिटिव प्लांट, जो कि हमारा वैसे आया भी था. और यहाँ पे मूवमेंट इन आवर लेग्स. तो ये क्वेश्चन का आंसर और देख लेते हैं, उसके बाद तो लास्ट ही रहेगा ये आपका क्वेश्चन. क्या क्या है? मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट, और यहाँ पे है मूवमेंट इन आवर लेग. तो ये कैसी मूवमेंट होती है? एक प्रकार की इनवॉलेंट्री ही होती है. हालांकि प्लांट्स को तो क्या वॉलेंट्री का इनवॉलेंट्री, हालांकि ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है एक प्रकार से, और ये वॉलेंट्री मूवमेंट आप लिख सकते हो. इसके अलावा सेंसिटिव प्लांट में टाइप ऑफ मूवमेंट लिखो तो ये नेस्टिक मूवमेंट है. हालांकि ये हमने वॉलेंट्री मूवमेंट है वो तो समझ लिया. इसके अलावा कंट्रोल्ड बाय ट्रिगर प्रेशर इन बेसल पार्ट ऑफ लीव्स. लीव्स के बेसल पार्ट में ट्रिगर प्रेशर की वजह से कंट्रोल होती है. किसके द्वारा कंट्रोल होती है? कंट्रोल्ड बाय नर्वस और स्पेशली ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है हमारी लेग के अंदर जो मूवमेंट है. इसके अलावा ये मूवमेंट काफ़ी स्लो होती है. मूवमेंट इज वेरी स्लो. और ये मूवमेंट कैसी होती है? मूवमेंट इज वेरी फास्ट, सडन, तेज मूवमेंट होती है लेग्स की. ये मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो होती है. इसके अलावा नहीं होती है वैसे तो हमने पढ़ा, और कोई हार्मोन या नर्वस सिस्टम का कोई रोल नहीं रहता. हम बोल सकते हैं नो स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ कंट्रोल. यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम है वो कंट्रोल नहीं करता है हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्पेशलाइज्ड कंट्रोलिंग सिस्टम इज प्रेजेंट. स्पेशल टाइप कंट्रोलिंग सिस्टम है वो प्रेजेंट होते हैं.
और यहाँ पे न्यूरॉन्स से सिग्नल लेके जाती है, यहाँ पे न्यूरॉन्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो ऐसे भी आप बनाओ तो कितने पॉइंट बनाओ, लेकिन हमेशा याद रखो शुरुआत हमेशा स्पेसिफिक पॉइंट से बनाओ, ताकि 2-4 पॉइंट ही पढ़े तो उसके बाद जैसे 3 में आ जाए तो फिर तो बना दो आप 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा। लेकिन यदि 2 में आए ना तो पर्टिकुलर पॉइंट शुरुआत में लिख दो आप, ताकि पढ़े और साथ में आपको वहीं पे नंबर मिल जाए। और जब आपको लगता है ना कहीं भाई पहले वाले से लिख दिए बाद वालों में गड़बड़ हो सकती है, तो मत ही लिखो उनको, मत ही लिखो, क्योंकि वो बाद वाले लिखे हुए 2 नंबर में 4 लिख के आ गए और लास्ट वाला गलत करके आ गए ना, तो नंबर वो भी कटवा सकता है आपके। कभी सोचोगे भाई हाँ हम तो 4 लिखे आए और 2 में नंबर मिल जाएंगे, तो नंबर यहाँ से भी कट सकते हैं।